सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? सबको नमस्ते। तो क्वेश्चन हमारी सीरीज चल रही थी, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पहले तो ये बताइए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अनुष्का सक्सेना, गुड इवनिंग। अरे अनुष्का जी ना 40 है। आंसर दे भी दिया इतनी जल्दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? नमस्ते और लेते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है? तो सबको नमस्ते, रविकांत जी, अनुष्का जी और पूनम मिश्रा, सबको नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहला, ठीक है? आंसर देते रहेंगे, एकदम सही समय पे आवाज देंगे, ठीक है? और जो क्वेश्चन जो है उसका नंबर लिख के तब आंसर देना है कि 41 का ए या 42 का सी, इस तरह से आवाज देना है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है, खाद्य श्रृंखला में, क्लास में पढ़ा चुका हूं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब खाद्य श्रृंखला आपको पता ही है क्या होता है। खाद्य श्रृंखला होता है कि टॉपर होता है सबसे, मतलब क्या होता है, हमारा उत्पादक होते हैं। उत्पादक से कहां जाती है एनर्जी? जाती है वो प्राथमिक उपभोक्ता पे, फिर कहां जाती है? द्वितीयक उपभोक्ता पे, ठीक है? फिर द्वितीय उपभोक्ता पे आती है, फिर तृतीय पे जाती है, फिर चतुर्थ पे जाती है। और ये जो ऊर्जा जाती है, ये ऊर्जा जाती है कैसे? 10% जाती है। हर एक लेवल पर 10% एनर्जी ही क्या होती है? जाती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है क्या? बिल्कुल सही कहा सबने, पूनम मिश्रा जी, ठीक है, सबने ठीक कहा कि इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा, एकदम सही कहा। लेकिन अगर बता दिया जाता कि खाद जाल के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वहां क्या होता? वहां होता बहुदिशीय। ध्यान रखें कि खाद श्रृंखला में पूछे तो होगा एक दिशीय, यानी कि यूनिडायरेक्शन आंसर। और जबकि खाद जाल में यानी कि फूड वेव में पूछे तो इसका आंसर होगा क्या? बहुदेशीय। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? एक आंसर है इसका, यानी कि 41 का आंसर क्या होगा? ए। ओके, आगे चलें, ठीक है? पॉजिटिव सराउंडिंग, अक्षय, अक्षय तुमने भी, है ना? हेलो हेलो, ठीक है? तो सब कुछ यह है, सबको हेलो। मधु सिंह जी 41 का ए, बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समय से पहले बताओगे। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है एक इकोसिस्टम के अंदर? इकोसिस्टम के अंदर सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है? इसका आंसर देंगे आप लोग। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन, ठीक है? तो इसका आंसर बताएं। तो 42 का आंसर, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? बताइए। सन, एकदम सही सही बताया, ठीक है? समझे, सबने ठीक बताया एकदम। अनुष्का जी क्या लिखा है आपने, ये है ना? क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? एक मिनट देखते हैं अभी। लो, क्वेश्चन दिख गया? क्या हो गया ये? गलत हो गया। हाँ, क्वेश्चन दिख गया आपको? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सनलाइट, बिल्कुल सर, सनलाइट। सब अब दिख गया ना? ठीक है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ओके, ओहो क्या हो गया? क्वेश्चन ही गलत हो गया। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पीडीएफ कंट्रोल लेते हैं इसको। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, आ गया आंसर। एक, थोड़ा सा नए नए हैं, अभी समस्या आएगी। अब बताइए, अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन।
ईसा रानी कह रही है आप ही दिख रहे हैं सर, आप नहीं दिखेंगे, अब क्वेश्चन ही दिखेगा। ठीक है। अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? 43 का बताएं, 43 का क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंदर नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से का? 42 का क्या? 42 का बता दिया आपने, सही बताया सबने। 43 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। सही, बिल्कुल सही बताया नेहा शर्मा, सोनिका जी आपने ठीक बताया, रितु ने भी ठीक बताया, मधु सिंह, सब ने ठीक बताया। सब बच्चे होशियार हो गए, बहुत अच्छा लगता है। एक हम ही अनाड़ी हैं जो हमसे अभी आपको पढ़ाने भी नहीं आ रहा, कभी हमारा चेहरा दिखता है और कभी चेहरा भी नहीं दिखता हमारा। ठीक है, आप लोग होशियार हो गए, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? क्वेश्चन को समझेंगे, सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। पर्यावरण के अंदर जो डिस्टरबेंस होता है, जो इसके अंदर बैलेंस बिगड़ जाता है, वो किसके कारण से? सिंपल सी बात है, समझे? इसमें बताइए क्या आंसर होगा? पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच या भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। कौन सा आंसर होगा इसका? 44 का आंसर क्या होगा बच्चों? 44 का, बिल्कुल 44 का डी। देखिए भैया, आप जो है अपने बच्चों को या अपने पड़ोस में लोगों को पर्यावरण के बारे में नहीं बताएंगे कि पेड़ पौधे कितने जरूरी होते हैं, तो गलत बात है, ये पर्यावरण का असंतुलन होगा। या भौतिकवादी सोच का मतलब यह है कि जब आप जो है इस लाइफ में जियोगे जहां पर जो है पर्यावरण का नुकसान हो, आप लगातार तरक्की करो, तरक्की करने के साथ साथ जो है पर्यावरण को आप पीछे छोड़ रहे हो, वनों को काट रहे हो, घर बना रहे हो, तो भी पर्यावरण का नुकसान होगा। भोगवादी प्रवृत्ति, एसी लगाओगे घरों के अंदर, ठीक है, और दुनिया भर के कारखाने लगाओगे आप, भोग विलास की वस्तुएं आप होंगी, तो वहां भी क्या होगा? पर्यावरण का नुकसान होगा। तो इनमें से सभी, तो ठीक है, साक्षी जी ठीक बताया, इसमें से सभी। ध्यान रखें कि इनमें से सभी से पर्यावरण का क्या होता है? असंतुलन होता है, पर्यावरण डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक है, ओके। हाँ भावना शर्मा, पूनम दी आ गई, अच्छा, अच्छी बात है, मेल मिलाप कर लीजिए यहाँ पे, है ना, अच्छी बात है ये। सौंदर्य राठौर जी, अच्छा अच्छा, मुक्ता जी हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये है पर्यावरण एक सोर्स, पर्यावरण का क्या स्रोत है, क्या सोर्स है? पर्यावरण से हमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, यहां पे ये बताइए। अधिगम, देखिए पर्यावरण से, पहला आंसर बताइए इसका क्या होगा? 45 का, 45 का। शिवानी पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए आंसर 45 का। आंसर 45 का डी, सबका ठीक है, बिल्कुल। देखिए पर्यावरण यानी कि हमें पर्यावरण या जितना भी हमें इन्वायरमेंट है वो हमें सिखाता है, कुछ ना कुछ हमें याद दिलाता है। पर्यावरण के साथ नुकसान करोगे तो आपको भी नुकसान होगा, यानी कि हमें ये याद रखना चाहिए, ये अधिगम सिखाता है हमको। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो भी आपके साथ छेड़छाड़ करेगी, इसलिए ये हमें एक लेसन सिखाता है। औषधि का निर्माण भी पेड़ पौधों से होता है। पेड़ पौधे कहां होते हैं? पर्यावरण में होते हैं। ऊर्जा का निर्माण तो आपको पता ही है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। तो इससे भी है ना, तो पर्यावरण का एक स्रोत है, यानी कि इनमें से सभी क्या है? सोर्स हैं पर्यावरण के लिए। हम अधिगम भी होता है, इससे औषधि भी बनती है और ऊर्जा भी मिलती है। दिनेश कुमार जी बिल्कुल ठीक है, समझे। अन्नू सिंह डी एकदम सबका ठीक है, समझे। शिवानी पांडे, स्वागत दिखाएं, हम स्वागत दिखाएं हमारा, स्वागत नहीं स्वागत कराएं हमारा। अच्छी बात है। अगला 10% नियम दिया गया, बताइए 10%। अंजलि शर्मा डी आपका ठीक है, लेकिन अब बताइए इसका 46 का आंसर। 46 का है 10% नियम दिया गया। 10% नियम किसके दिया गया? 46 का ए, हलुआ है एकदम, बताया था मैंने। एक भाई साहब थे, वैज्ञानिक थे, ये कैसे थे? ये पर्यावरणवादी थे। इन्होंने बताया था कि देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है पेड़ पौधों में, जिसे बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी एनर्जी जाएगी? 10%। उससे द्वितीय उपभोक्ता में कितनी जाएगी? 10%। तृतीय उपभोक्ता में कितनी जाएगी? 10%। यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर कितने कैसा हो रहा है? 10%। ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, है ना। ये ममता कुमारी 45 का डी, हाँ वो भी ठीक था 45 का डी। अभी 46 क्वेश्चन चल रहा है, तो 46 का सबने ठीक बताया, 46 का होगा ए आंसर, एकदम सही। आगे जल्दी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, बताएं जैविक पर्यावरण के अंदर शामिल क्या क्या है? जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होती है, एक ऐसा पर्यावरण जिसमें जान होती है। वो कौन कौन लोग हैं?
उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है 47 का डी, सही है बिल्कुल। पॉजिटिव सराउंडिंग जी, एएसपी सिंह जी बिल्कुल सही बताया, रितु ने भी ठीक बताया, लक्ष्मीपाल सबने ठीक बताया, बहुत अच्छा, अनुष्का जी ने भी ठीक बताया। फटाफट आंसर आने चाहिए एकदम एकदम, समझे 5G की स्पीड से सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, समझे। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, मतलब उत्पादक जो होता है वो भी जैविक होता है, उत्पादक पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये भी क्या होते हैं, जान होती है इन लोगों में। अपघटक क्या होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, उसमें भी जान होती है। तो सब में तो जान है, सभी तो जैविक है, तो जैविक पर्यावरण में क्या है, सभी उपरोक्त सभी शामिल है, एकदम सही बात है। ज्योति कुमारी, दिनेश कुमार सबने ठीक बताया, चिंटू बॉस गेमिंग सबने ठीक बताया। अगला क्वेश्चन 48, अगर जिसने ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत दिमाग से लगाया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, ध्यान रखें। तो इसलिए आप पहली बात तो ऊर्जा संवहन, ऊर्जा जो है किस तरीके से जाएगी, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहां दिखाना कि 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा। क्वेश्चन कट रहा है मुझे पता है अभी, ठीक है, लेकिन मैं इसके ऑप्शन बता रहा हूं, थोड़ा समझना बच्चों। क्वेश्चन ये कटेगा है ना, इसका देखिए क्वेश्चन ये कटेगा, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं लाइव क्लास में। 47 फिर 48 का बताइए। 48 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। 1 नंबर से 2 नंबर क्या आएगा, 2 से 3 में ऊर्जा कैसे आएगी, 4 पे ऊर्जा कैसे आएगी, 5 पे कैसे आएगी ऊर्जा, इनमें भरना है कौन कौन होगा। देखिए 1 नंबर पे 2 बकरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि है ना 1 नंबर पे हो सकता है या तो उत्पादक हो सकता है पेड़ पौधे, या हो सकता है सूर्य हो सकता है। तो देखिए यहां पर 1 नंबर पर, यहां पर सूरज, 2 नंबर पर सूरज, ये भी गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया कि सूरज आएगा तो किस में आएगा, 2 नंबर पे नहीं आएगा, 2 नंबर पे एक बार को उत्पादक आ सकता है, प्रोड्यूसर आ सकता है, तो 1 नंबर पे क्या आएगा, सूरज, समझने की बात है ये। तो 1 नंबर पे सूरज ये है, सी है, और 1 नंबर पे डी है, ठीक है ना। मैं बार बार क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 1 नंबर पे पहले सर्च करो 1 नंबर पे क्या आएगा, 1 नंबर पे बकरी नहीं आएगी, और 1 नंबर पे सूरज आएगा या पेड़ पौधे आएंगे। अब ये देखो 1 नंबर पे कहीं सूरज कहां कहां है, 1 नंबर पे सूरज सी में है और डी में है, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या आएगा, देखिए 2 नंबर पर ध्यान दीजिए, 2 नंबर पर सी, ठीक है। अनुष्का सक्सेना जी आपका ठीक है 48 का, लेकिन बच्चों को समझा रहा हूं आराम से समझना, ठीक है। 48 का डी आंसर नहीं होगा, इसका सी होगा। पता है डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी का मतलब 3 नंबर पे आप शेर बढ़ा रहे हैं, 3 नंबर पे शेर नहीं आएगा, शेर नहीं आएगा 3 नंबर पर। एक बार को 4 नंबर पर या 5 नंबर पर शेर आ सकता है, ठीक है। भावना शर्मा सी बिल्कुल ठीक है, एकदम समझे। सौंदर्य राठौर जी, मुक्ता जी, 48 का सी आंसर होगा, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर पर सूरज आएगा यह पक्का है, 2 नंबर पर पेड़ पौधा आ सकता है। तो आप क्या कुछ डी ठीक है, 2 नंबर पर पेड़ पौधा, तो डी ठीक हो जाता, लेकिन 3 नंबर पर शेर दे दिया। शेर जो होता है वो आएगा टॉप पर आएगा, और टॉप पर कौन आ सकता है, या तो शेर आ सकता है, या एक ऐसा इंसान जो शाकाहारी भी मांसाहारी हो, वो कौन है, मनुष्य है। तो बहुत सोचना समझना है कि देखने में लग रहा है इसका आंसर डी, कि पहले नंबर पर सूरज, 2 नंबर पर पौधा, लेकिन 3 नंबर पर शेर नहीं आ सकता। तो इसका जो आंसर होगा, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक बैक करके इसको देख लेना, इसका आंसर क्या है, सी आंसर है इसका। शिवानी पांडे जी सी बिल्कुल ठीक है। ममता कुमारी जी डी नहीं होगा, एक बार और समझना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद पहली बार मैं भी करता तो एग्जाम में शायद मैं भी गलत कर देता, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 49 यह है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरण मुद्दे हैं। देखो सभी पर्यावरण मुद्दे हैं, यहां पर वो यस या नो नहीं पूछ रहा, इसके अंदर वो यस या नो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें वो यस या नो नहीं पूछ रहा है, इसमें पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं। जल संरक्षण, ये भी पर्यावरण का मुद्दा है, हमको जल को संरक्षण करके रखना चाहिए। कचरा निस्तारण का मतलब जो कचरा होता है, चाहे वो जैव निम्नीकरण हो या जैव अनिम्नीकरण हो। जैव निम्नीकरण यानी कि घास के पत्ते, सड़ा हुआ खाना, ये होता है जैव निम्नीकरण, जिसको बैक्टीरिया उसको अपघटित कर सकते हैं। एक होता है जैव अनिम्नीकरण, जैसे प्लास्टिक होता है,
पॉलीथीन होती है, इसको छोटे छोटे जेब का मतलब होता है बैक्टीरिया, वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो लेकिन आज की तारीख में एक मुद्दा है कि कचरे का निस्तारण यानी कि कचरे को दूर कैसे किया जाए। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये भी एक पर्यावरण का मुद्दा है, जनसंख्या को कैसे रोका जाए। तो इसका 49 का सबने ठीक बताया है, समझे। रौनक रानू ने भी ठीक बताया है, मधु, ललिता, समझे, मुक्ता जी, सबने ठीक बताया। एक भी बच्चा में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसने गलत बताया हो, सबने ठीक बताया। 1 2 3 तीनों इसका आंसर है, यानी कि डी आंसर होगा इसका। सबने ठीक बताया इसका, बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन यह है ईबीएस एकीकरण है। एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन। एकीकरण का मतलब होता है, ईशारानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पंकज कुमार सिंह 49 का बिल्कुल ठीक बताया आपने, डी बिल्कुल। 50 का बिल्कुल पॉजिटिव सराउंडिंग जी। 50 का सी। 50 का एएसपी जी। 50 का ए नहीं हो सकता। पता ईबीएस का काम क्या है? ईबीएस का मतलब होता है, यहां पे है इन्वायरमेंटल स्टडी। हमारे सिलेबस के अंदर 50 का सी सही, जिसने 50 का सी, नेहा शर्मा जी, अनुष्का और ललिता ठीक बताया। एएसपी जी कोई बात नहीं, एएसपी सिंह कोई बात नहीं, समझे, हो जाता है। ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? विज्ञान भी करते हैं, सामाजिक अध्ययन भी करते हैं, पर्यावरण भी करते हैं। तो हालांकि देखने में सब ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे अधिक संभावना जो है 50 की, वो है सी। विज्ञान में सब आ जाता है, विज्ञान में विषाणु भी आ जाएगा, जीवाणु भी आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आएगा, फंगस भी आ जाएगा, ऊर्जा भी आ जाएगा, सब कुछ विज्ञान में आ जाएगा। तो इसका आंसर विज्ञान के साथ सामाजिक अध्ययन, क्योंकि हम जो है हम पढ़ाएंगे आपको क्लास के अंदर, इसमें इतिहास भी पढ़ाएंगे, भूगोल भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अर्थशास्त्र भी पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाएंगे। ये सब किसमें आता है? सामाजिक अध्ययन के अंदर। पर्यावरण शिक्षा यानी पर्यावरण के अंदर जहां पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हो, जो भी पर्यावरण के अंदर जो भी मुद्दे हो, यानी कि जितनी भी संस्था है वो सब पढ़ाएंगे। तो 50 का आंसर होगा क्या? सी होगा। पर ईबीएस एकीकरण है, यानी कि सभी सब्जेक्ट को एकीकरण करके पढ़ाया जाता है। आपके टेट के अंदर ईबीएस को, इन्वायरमेंटल स्टडी को, यानी कि पर्यावरण अध्ययन को, सभी विषयों को सम्मिलित करके एकीकरण के पढ़ाया जाता है। इसलिए ईबीएस क्या है? एक एकीकरण एजुकेशन है। किसके लिए? इन्वायरमेंट, किसके लिए? टेट वालों के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। 49 का डी, 49 का डी नहीं होगा, सी होगा। ईशा रानी बिल्कुल ठीक है, निशु चौधरी, पूनम मिश्रा, सबका ठीक है, ठीक है। ममता कुमारी जी आराम से देखें, ठीक है ना, इसका सी ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए बच्चों, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे चरम सोर्स क्या है? बहुत आसान है, हलवा है ना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हल्के हल्के क्वेश्चन से, आगे चल के इसको भारी भारी क्वेश्चन भी बताएंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम सोर्स क्या है, ये बताइए, बताइए क्या है पृथ्वी ऊर्जा का? सबने ठीक बताया, अभी तक सब ठीक बता रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। 51 का बी, देखो सूरज है तो हम हैं, सूरज है तो पेड़ है, पेड़ है तो हम है तो जंगली जानवर हैं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम सोर्स है, सबसे मुख्य सोर्स है, ना वो पवन है, ना पौधे हैं, ना जानवर है तो सब, लेकिन सबसे प्राइमरी जो मुख्य है, सबसे टॉपर है, वो कौन है? हमारे चाचा जी। चाचा कौन है हमारे? सूर्य चाचा। क्योंकि चंदा क्या होते हैं? मामा। और चाचा कौन हो गए? सूर्य। तो सूर्य आंसर है, बी आंसर है। सबका ठीक है। चिंटू बोस, पूनम मिश्रा, ज्योति कुमारी जी 49 पे ही अटकी पड़ी हैं आप, शायद आपकी लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी पीछे चल रही है, कोई नहीं, लेकिन आप 49 का डी ठीक है आपका। अगला चले बच्चों, ठीक है। शिवानी पांडे जी कहां गई? आंसर दीजिए। 52, देखो निम्नलिखित में से कौन सी खास श्रृंखला घासीय मैदान का नहीं है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ भैया इसमें से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन घासीय मैदान में नहीं होते, समझे। तो देखिए कीट भी घास में होते हैं, मेढक भी घास में, सांप भी घास में होते हैं, ठीक है। हाँ 42 का सी। अरे बच्चे बहुत होशियार हो गए, समझे। चलिए क्लास में अब मेहनत से पढ़ रहे हैं, अब मुझे लग रहा है अच्छे नंबर आएंगे आपके, लेकिन अभी लेवल हल्का लेवल है, धीरे धीरे थोड़ा सा और भी हम लेवल इसका अच्छा लेकर चलेंगे। खरगोश, लोमड़ी, शेर ये घास में हो सकते हैं। डी देखिए, चूहा, सांप, गिद्ध ये घास में हो सकते हैं, लेकिन घास के अंदर प्लावक, प्लावक माने पानी में तैरने वाले, उनको प्लावक बोलते हैं। क्या वो घास में होते हैं? नहीं। मछली क्या घास में होती है? नहीं। व्हेल क्या घास में होती है? नहीं। तो आंसर क्या है इसका? सी, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। शिवानी पांडे, ईशा रानी, भावना शर्मा, प्रिया भटनागर, सब ने ठीक बताया। पूनम मेहरा ने भी बिल्कुल ठीक बताया। इसका आंसर क्या है? सी। जल्दी से बताइए और फटाफट आगे चलते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी तो नहीं बोलना मैं, अगर जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो बता देना बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारा कराना है इसलिए, ठीक है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है?
देखो चारण का मतलब होता है जो जंगली जानवर जो जंगलों में चरते हैं उसका क्या परिणाम है। आंसर बताइए 53 का। जो जंगली जानवर जो होते हैं या आपके घर में जो पालतू पशु होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, घास खाते हैं, तो घास खाने का क्या इसमें केस हो सकता है, इसके अंदर क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका 53 का नेहा शर्मा नहीं, बी आंसर होगा। जिसका बी है सबका ठीक है। देखो बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मीपाल, शिवानी पांडे, रितु, नेहा शर्मा सब ने ठीक बताया। देखिए मृदा अपरदन का मतलब होता है जब कोई जानवर घास खाता है तो मुंह में जब घास उसके आती है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से क्या होता है, वहां की मिट्टी उखड़ जाती है। इसी मिट्टी को उखड़ने को या मिट्टी को किसी प्रकार से जल से बह जाए या हवा से उड़ जाए या जो जानवर फोर्स लगाता है मिट्टी उखड़ जाती है जब वो घास खाता है, इसी को बोलते हैं अपरदन। किसका अपरदन हो रहा है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है। तो अत्यधिक चारण के कारण जो परिणाम है वो मृदा अपरदन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मृदा अपरदन। 53 का बी सबका ठीक है। सॉइल इरोजन, एसपी सिंह बिल्कुल सही बताया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। एसपी सिंह ने ठीक बताया, सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब होता है अपरदन यानी कि बह जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। देखते हैं कौन बताएगा इसका। ह्यूमस यानी कि जो आर्द्र मिट्टी होती है, आर्द्र मिट्टी किससे बनती है, आर्द्र मिट्टी किससे बनती है। 54 का रविकांत जी बहुत पीछे चल रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करिए, हो सकता है कि आप एकदम लाइव स्ट्रीम पे आ जाएं। 54 का पॉजिटिव सराउंडिंग ने ठीक बताया, बी एकदम। मुक्ता जी बी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्योति कुमारी जी सी नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, बाकी सबका है 54। अनुष्का सक्सेना डी कैसे हो जाएगा इसका, डी नहीं हो पाएगा, बताते हैं है ना। वैसे आप सोच सही रही है अनुष्का जी आप, लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं कि अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, जैसे कि बर्मी फॉर्म होता है जिसे क्या बोलते हैं, केंचुआ जो होता है। केंचुआ क्या करता है, जब केंचुआ किसी मिट्टी में होता है तो मिट्टी को वो कुरेदता है, मिट्टी को इरोजन करता है। अब मिट्टी को कुरेदने के कारण से जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो वातावरण में क्या है, वातावरण में है जलवाष्प। क्या है, जलवाष्प। तो मिट्टी जो है उस जलवाष्प को सोख लेती है, यानी कि मिट्टी में क्या होती है, नमी आ जाती है। उसी नमी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, ह्यूमस बोलते हैं। तो मुख्य सोर्स जो है, मुख्य जो सहायक होता है मिट्टी को नमी के लिए, मिट्टी को नमी के लिए जो उसका मुख्य चीज जो है वो है अपघटक। और अपघटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर कौन होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं। यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रकृति के कौन होते हैं, ये सफाई कर्तव्य होते हैं। कोई जंगली जानवर मर जाता है या पेड़ पौधे, हरी पत्तियां जो पेड़ से गिर जाती हैं, कुछ समय बाद वो सड़ जाती हैं, खत्म हो जाती है पर्यावरण के अंदर, कौन करता है, ये भी बैक्टीरिया करता है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे अपघटक होते हैं। अपघटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने ममता कुमारी। 53 का, हाँ 53 का बी ठीक था है ना। 54 का दिनेश कुमार जी, 54 का बी एकदम सही बात है ये। ईशा रानी का भी ठीक है, दिनेश कुमार सिंह का भी ठीक है। भावना शर्मा होशियार बच्ची है भावना शर्मा। अब है वनों की कटाई के प्रमुख परिणाम हैं। अब यहां पे ये बताइए कि वनों की कटाई के प्रमुख परिणाम क्या क्या हैं। अब वनों की कटाई करो तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसा है, 55 का आंसर क्या होगा, डी एकदम सही बताया। 55 का डी, पॉजिटिव सराउंडिंग, ठीक बताया आपने। 55 का डी क्यों ठीक है, 55 का डी एकदम। मुक्ता जी आपने ठीक बताया, सब में ठीक बताया, समझे। ललिता गोला जी आपने बिल्कुल ठीक बताया। सोनिका, एसपी सिंह सब ने ठीक बताया, सब ने ठीक बताया। 55 का तीनों, हाँ निशु चौधरी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, 55 का तीनों है ना। देखिए वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा नहीं होगा जब वन काटोगे। जब अपने लिए घर बनाओगे तो आपके पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, बिल्कुल काटने पड़ेंगे। जल चक्र का प्रभाव, देखिए ये जो वर्षा होती है, ये वर्षा डिपेंड करती है पेड़ पौधों पर डिपेंड करती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं वो, जिसके कारण से जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां बरसात ही नहीं होगी। चाहे वो आपका थार रेगिस्तान इंडिया में हो, चाहे वो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में हो, चाहे वो कैलिफोर्निया मरुस्थल आपका यूएसए में हो, चाहे वो मैक्सिको मरुस्थल मैक्सिको में हो, चाहे वो नामीबिया डेजर्ट जो नामीबिया में हो, चाहे कालाहारी डेजर्ट वो साउथ अफ्रीका में हो, ये सब डेजर्ट है। डेजर्ट माने रेगिस्तान है। इन रेगिस्तानों में बारिश नहीं होती क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ बैलेंस बनाकर रखते हैं बरसात का, जल चक्रण का। मृदा अपरदन भी हो जाएगी क्योंकि आप घर बनाओगे, मिट्टी आप खोदनी पड़ेगी तो मृदा यानी कि सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। तो तीनों चीजें हो जाती है बच्चों। तो 55 का शिवानी पांडे जी भावना होशियार
नहीं नहीं, शिवानी शिवानी पांडे भी होशियार है और भावना जी भी होशियार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 55 का डी आंसर होगा। 1 2 3 तीनों होगा। वन की कटाई से भैया मृदा भी अपर्दन हो जाएगी, जल चक्र का प्रभाव पड़ जाएगा और वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास भी खत्म हो जाएंगे। जब जंगली काट दो बेचारे कहां रहेंगे वो। ओके ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन है। नदी मुहाने के लक्षण क्या हैं? क्वेश्चन को समझो, बताओ 56 का क्या होगा। क्वेश्चन को समझो। नदी मुहाने के लक्षण हैं ताजा एवं खारा जल, समुद्र जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सभी पता है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है, ये सभी ठीक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमेशा, इसका मतलब ये नहीं है हमेशा, लेकिन अक्सर देखा गया है। 56 का डी, एसपी सिंह बिल्कुल ठीक बताया, नेहा शर्मा ने ठीक बताया, मुक्ता जी सब ने ठीक बताया। क्वेश्चन समझ लेते हैं। अक्षय स्वाति सैनी बिल्कुल ठीक बताया एकदम। भावना शर्मा तुम, भावना शर्मा का डी, हाँ डी ठीक है इसका, ठीक है डी ठीक है। अभी बी किसने बताया? ये भी किसी ने बी बताया था, कमेंट ऊपर चला गया, लेकिन ठीक है इसका डी। देखिए नदी मुहाने का लक्षण क्या है। नदी कोई आती है और जब नदी किसी समुद्र में गिरती है, ध्यान रखना, जब कोई नदी आती है, नदी किसी समुद्र में जब गिरने वाली होती है तो नदी कैसा पानी लाती है? नदी तो लाएगी ताजा पानी, नदी ताजा पानी, लेकिन जैसे ही समुद्र में मिल जाएगा वो पानी नदी का, तो क्या हो जाएगा? खारा जल हो जाएगा। एक तो ए ठीक हो गया है समृद्ध जैव विविधता। और जहां पर नदी के मुहाने पर पानी बहुत होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत होता है, तो वहां पर विभिन्न प्रकार की मछलियां, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और मछलियों को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। और अधिक उत्पादकता तो होगी, उत्पादकता का मतलब पेड़ पौधे अधिक होंगे वहां पे, सभी चीज की वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या? डी आंसर होगा। सबका ठीक है, पंकज सिंह का भी समझे, पांची शर्मा बिल्कुल सबका ठीक है, प्रिया भटनागर एकदम ठीक है, स्वाति सैनी का 56 का सी नहीं। स्वाति जी थोड़ा सा ध्यान लगाइए, नदी मुहाने पर ताजा पानी भी जाएगा और समुद्र से खारा पानी मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे, जैव विविधता बढ़ जाएगी वहां पे, अधिक उत्पादकता तो अपने आप हो जाएगी क्योंकि जल की मात्रा भी काफी है वहां पर, और वहां पर क्या है? पेड़ पौधों की मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी। चलिए अगला यह है बच्चों, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों के निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। देखो भैया इसका मतलब यहां पे क्या है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 57 का 57 का। अच्छा मेरा फोटो आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों के निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? देखो खाद्य श्रृंखला क्या होती है आपको पता ही है, पेड़ पौधे होते हैं, पहले सूर्य होता है, चलो सूर्य के नीचे क्या होता है? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, वो कौन होते हैं? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों के नीचे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। इन सबकी मात्रा बढ़ाने के लिए आजकल घातक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। पेड़ पौधों की मात्रा आप खुद देख लीजिए, आप घर में साग सब्जी खाते हैं वो सब रसायनों से आ रही है, और रसायनों के कारण से जो होता है क्या होता है, वो केमिकल कहीं ना कहीं पर प्राथमिक उपभोक्ता में भी जा रहे हैं। 57 का बी ठीक है। अक्षय जी बिल्कुल ठीक है। निशु चौधरी सी क्या नहीं हो पाएगा इसका, है ना, सी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। पूनम मिश्रा, पूनम मेहरा बी बिल्कुल ठीक है। मुक्ता जी देखो आपका नाम याद हो गया मुक्ता जी, हालांकि नाम आपका कुछ और आ रहा है, सौंदर्य राठौर आ रहा है, लेकिन नाम याद हो गया आपका। मधु सिंह 57 का बी बिल्कुल सही बात है। जैव सांद्रण, सांद्रण का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है साइंस की भाषा में गाढ़ा या अधिक मात्रा। तो इस खाद्य रसायनों की जो मात्रा बढ़ी हुई होती है, तो बढ़ी हुई मात्रा को कहते हैं सांद्रण ज्यादा हो गया, जैव का सांद्रण ज्यादा हो गया, केमिकल का सांद्रण ज्यादा हो गया। तो इसका आंसर होगा क्या? बायो कंसंट्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं जैव सांद्रण। ध्यान रखें, रसायन की बढ़ी हुई मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। ठीक है, आंसर ठीक है इसका। ओके अगला 58 का बताइए, जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? देखो भैया बता दो कौन करता है। ये ऊपरी रोही क्या होता है? ये तो बच्चों मुझे भी नहीं पता ये ऊपरी रोही क्या होता है? ये घास स्थल या वन या प्लावक के कारण से जल चक्र बनता है, यानी कि बारिश होती है, फिर उसके बारिश होने के बाद फिर इसको वेपर बनेंगे, वेपर कहां जाएंगे? फिर आसमान में जाएंगे, फिर बारिश होगी। इन सबको कौन नियंत्रण करता है? इसका 58 का बी बिल्कुल सही कहा, 58 का बी सबका ठीक है। अब दिमाग चलने लगा है आपका। पॉजिटिव सराउंडिंग जी बिल्कुल ठीक बताया, ललिता जी ठीक बताया, रितु बिल्कुल ठीक बताया, नेहा शर्मा, सारे बच्चों ने ठीक बताया, सारे बच्चों ने ठीक बताया, एक भी गलत नहीं था। वन, देखिए वन काट दोगे तो रेगिस्तान बन जाएगा, जहां जहां वन नहीं है वहां वहां रेगिस्तान, वहां बारिश नहीं होती।
तो जहां वन है वहीं जल चक्र है, समझे, और जहां वन नहीं है तो वहां तो सूखा पड़ा है, रेगिस्तान बन जाता है। तो 58 का क्या आंसर होगा? बी। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं और देख लीजिए। देखिए, पेड़ों की कटाई घटाती है। क्या घटाएगी पेड़ों की कटाई? समझिए, अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो क्या क्या घटेगा 59 का बताइए। 59 का क्या होगा बताइए। 59 का क्या होगा बताइए। डी, एकदम सही बताया। ऋतु बिल्कुल ठीक बताया। पॉजिटिव सराउंडिंग ठीक बताया सबने। लक्ष्मीपाल ए नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो ए तो है लेकिन और भी चीजें हैं। पेड़ों की कटाई करोगे, है ना मधु जी, ए तो है लेकिन देखो और भी है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल। सोनिका जी ठीक बताया। अनुष्का 59 का ए के साथ और भी देखो क्या क्या होगा। पेड़ों की कटाई करोगे तो वर्षा पर तो प्रभाव पड़ेगा, मृदा पर अपरदन भी होगा और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड भी होगी, ठीक है। तो पेड़ों की कटाई घटाती है क्या? वर्षा तो घटाती है, और पेड़ों की कटाई करोगे तो मृदा अपरदन भी होगा, और जो पहाड़ जो होते हैं वो उसको गिरने को बोलते हैं भूस्खलन बोलते हैं, यानी कि ये सभी। इसका आंसर क्या है? ये सभी। 59 का बिल्कुल प्रिया भटनागर ठीक बताया, ये सभी। अगला इसका है, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन है हानिकारक? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक? उम्मीद करता हूं ऐसी बता दोगे। 60 का डी। हाँ बिल्कुल सही। स्वाति सैनी ठीक बताया, तीनों पर ही इफेक्ट पड़ेगा इसलिए आल होगा, एकदम सही बात है ये, ठीक है। तो 60 का क्या होगा? 60 का डी हल हुआ है भैया। हानिकारक क्या है? अगर कागज है, कागज तो एक बार को गल के खराब हो जाएगा, पर्यावरण में विलीन हो जाएगा, कपड़ा भी विलीन हो जाएगा। धातु जो है वो कहीं ना कहीं धातु भी धीरे धीरे जंग लग के खराब हो जाती है ना, ठीक है। अर्नब ठीक बताया। लेकिन प्लास्टिक एक बार अगर कहीं है तो वो हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो गलती नहीं है, और उस जगह की भूमि क्या हो जाती है? बंजर भूमि हो जाती है जहां प्लास्टिक होता है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या है? 60 का बी। डी आंसर है, डी प्लास्टिक। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अब मैं कुछ आपको सप्लीमेंट दे रहा हूं। सप्लीमेंट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप याद करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, वो लिख लीजिए आप कॉपी पे, मैं फिर बता रहा हूं, लिख लीजिए। कई बार, हर बार वहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसको पेन उठाएंगे, और पेन उठा के जब ये लेक्चर, अभी तो आप उसको दिमाग से पढ़िए जैसे बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके, कुछ देर बाद पॉज करके पीछे जाके उसको एक कॉपी पे उतार लीजिएगा। वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो क्या है वो देख लीजिए, इसको बता रहा हूं, देखिए, है ना। ये लिख लेना बच्चों, साइड में बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें लिखने जो बता रहा हूं मैं। ओहो, दबाना क्या था और दबा क्या रहे हैं बताइए, हम समझे। चलो ऐसे लिख लीजिए ना, ज्यादा स्टैटिक वेटिंग करें मैं इसमें तो खराब हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। अजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे मित्र आए हैं अजीत जी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, हाँ बहुत बढ़िया अजीत जी, अच्छा लगा आप आए, समझे। ज्योति कुमारी 60 का डी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पे बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एक पेपर पे लिख लेना, जहां आपने नोट्स बनाए वहां पे लिख लेना, कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैंने कलेक्ट कर दिया एक जगह। क्वेश्चन आता है बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर संबंधित है किससे? अंगूरों के उत्पादन से। किससे? अंगूरों के उत्पादन से। बच्चों समझ लेना, कई बार क्वेश्चन आए हैं ये। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। ये कृषि विधियां हैं। अगर कोई अंगूर का उत्पादन कर रहा है तो वहां उसको क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं। कोई मछली पालन की जो क्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीसी कल्चर। ये लिख लेना,
स्क्रीनशॉट भी ले लो, हाँ ठीक है शिवानी पांडे, स्क्रीनशॉट भी ले लो, लेकिन इसको एक बार हाथ से लिख लेना इसको, ठीक है, एक बार हाथ से जरूर लिख लेना। अब सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। हालांकि मेरे पास की ट्रिक भी है याद करने की, लेकिन यूट्यूब पे ट्रिक बताऊंगा, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा लेक्चर आएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए, एक जगह सारे मैंने क्वेश्चन ला रखे हैं, इसको देख लेना। रेशम कीट, रेशम का जो कीट होता है, उस रेशम का कीट जो होता है वो शहतूत के पेड़ पे होता है, इसलिए शहतूत की खेती करोगे तभी रेशम का कीट आएगा बच्चों। तो शहतूत की कृषि के लिए जो प्रोसेस होता है, जो विधि होती है, उसे बोलते हैं मोरिकल्चर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मोरिकल्चर। ये लिख लेना बच्चों, मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी फसलें, जितनी भी बागवानी फसलें होती हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, उनके उत्पादन की जो विधि होती है उसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ये लिख लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, एक हर बार क्वेश्चन आता है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। साग सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर, ऑलेरिकल्चर। अपने मुंह से बोलो, सबके होठ हिलने चाहिए, जहां भी आप पढ़ रहे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो, अपने होठ से बोलो। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? बोलो, एपीकल्चर। साग सब्जी के उत्पादन को क्या बोलते हैं? बोलो, ऑलेरिकल्चर। कैंचुओं के उत्पादन को क्या बोलते हैं? कैंचुओं के उत्पादन को क्या बोलते हैं? कैंचुओं के उत्पादन क्या बोलते हैं? बर्मीकल्चर। क्या बोलते हैं? बर्मीकल्चर। दिनेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको दिनेश कुमार जी इसको लिख लेना साइड से, ये टेट में हर बार आता है और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझे। कैंचुओं के उत्पादन को बर्मीकल्चर, और फल के उत्पादन को पोमोकल्चर। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कल्चर बोलते हैं, पोमोलॉजी। इस बात का ध्यान रखना, ये लिख लेना, समझिए। फूल उत्पादक को, जो फूल उत्पाद होता है उसकी विधि को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, है ना। फ्लोर से देखो आया भी है फूल कल्चर। वन संवर्धन यानी कि वनों की संख्या बढ़ाने को क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर 2013 में आ चुका है, हालांकि सभी आ चुके हैं ये। और जैतून की तेल की खेती जो होती है, उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलिव ऑयल होता है ओलिव ऑयल, तो ओलिवी कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओलिवी कल्चर बोलते हैं। ये सब लिख लेना, ठीक है। पिक को हटाओ साइड में। अच्छा, पिक हटा दे साइड में ना, तो मैं ऊपर कर रहा हूं, अब पिक नहीं हटेगी, पिक हटाने के चक्कर में रहेंगे तो सेटअप बिगड़ जाएगा समझे अक्षय जी? अगर पिक हटा दी ना तो सेटअप बिगड़ जाएगा, ये भी। आगे आते हैं। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो माने होता है जल, तो जल के अंदर जितने भी पौधे होते हैं, समझे, क्योंकि वहां जल के अंदर मृदा होती नहीं है, तो मृदा रहित खेती, मृदा रहित खेती यानी कि जल में पौधों को उगाने को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कल्चर बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये लिख लेना, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। और ये एक अलग चीज है, कुछ प्रमुख क्रांतियां, कुछ प्रमुख क्रांतियां ध्यान रखें। अगर क्रांति किसे बोलते हैं? किसी चीज की उत्पादकता एकदम बढ़ जाए तो कहते हैं क्रांति आ गई। किसी चीज की उत्पादकता एकदम बढ़ जाए तो कहते हैं क्या? क्रांति आ गई। लिख लेना ये सारी चीजें इसमें, ओके, ठीक है। अब आता है खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली फसल जो होती है, खास तौर से गेहूं चावल, उसके उत्पादन को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। एग्जाम में आएगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न उत्पादन, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो। हालांकि मैं बता दूं कि गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति 1967 में हुई थी, ठीक है, और स्वामीनाथन के सहयोग से हुई थी भारत में। दुनिया में जो इसके जनक थे हरित क्रांति के, वो थे नारीमन बोलाग, लेकिन भारत में कृषि मंत्री वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, जबकि पूरी दुनिया में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं नारीमन बोलाग, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात है ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्या होता है? दूध सफेद होता है, तो दुग्ध उत्पादन को क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीला क्या होता है? तेल होता है, तिलहन वाली फसलें। तो तिलहन वाली फसलों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तो तिलहन वाली फसलों को कौन सी क्रांति बोलते हैं? पीली क्रांति। क्या बोलते हैं? पीली क्रांति। मत्स्य पालन, मछली कहां होती है? जल में, और जल का कलर क्या होता है? नीला, समझे। तो मत्स्य उत्पादन को क्या बोलते हैं हम? नीली क्रांति बोलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। गुलाबी, झींगा मछली भी गुलाबी होती है, और प्याज भी क्या होती है? गुलाबी होती है। तो अचानक में झींगा मछली का उत्पादन बढ़ जाए या प्याज का उत्पादन बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? गुलाबी क्रांति। क्या बोलते हैं बच्चों? गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति किसे बोलते हैं? ये भी लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां समझाने का मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें खामखा टाइम अपना वेस्ट करूंगा, आपका भी खराब होगा टाइम।
तो लाल, लेकिन एग्जाम में आता है लाल क्रांति, टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है। तो ध्यान है टमाटर भी लाल होता है और क्या होता है, मांस भी लाल होता है। तो टमाटर का या मांस का उत्पादन बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, लाल क्रांति। आलू क्या होता है, गोल होता है, तो आलू के उत्पादन को क्या बोलते हैं, गोल क्रांति। समझे, आलू का उत्पादन बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं, गोल क्रांति आ गई। भूरी क्रांति, देखिए भूरी क्रांति या एक इसकी जगह एक और होगा ग्रे क्रांति, क्योंकि ग्रे माने क्या होता है, भूरा। तो चाहे भूरी क्रांति लिखा हुआ आए या ग्रे क्रांति लिखा हुआ है, भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति, तो उसका संबंध होता है उर्वरक से संबंध होता है। उर्वरक का उत्पादन अचानक में बढ़ जाए तो कहते हैं भूरी क्रांति आ गई या ग्रे क्रांति आ गई। ओके, आगे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं बच्चों। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति किसे बोलते हैं, स्वर्ण क्रांति का मतलब होता है जितने फल और बागवानी, फलों की बागवानी से संबंधित क्रांति को क्या बोलते हैं हम, स्वर्ण क्रांति बोलते हैं। स्वर्ण क्रांति एग्जाम में कंफ्यूज करता है ये, क्योंकि जैसे कुछ चीजें और हैं। स्वर्ण क्रांति का मतलब फल प्लस बागवानी, फल और बागवानी से संबंधित, अगर कोई फल की या बागवानी की उत्पादकता बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्वर्ण क्रांति। बच्चों रजत, अंडा, अंडा कहां होता है, पोल्ट्री फॉर्म में होता है, तो अंडे का उत्पादन अचानक में बढ़ जाए तो कहते हैं क्या, रजत क्रांति। सिल्वर रिवॉल्यूशन, समझे इसको, सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, सिल्वर माने होता है रजत, तो रजत क्रांति। बच्चों इंद्रधनुषी क्रांति, यही आने के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति। बच्चों ध्यान रखें, हरित क्रांति के अंदर तो गेहूं था ज्यादातर, गेहूं का उत्पादन हुआ था, प्रथम हरित क्रांति हुई थी गेहूं का उत्पादन। लेकिन इंद्रधनुषी क्रांति के अंदर क्या है, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसी इंद्रधनुषी का यहां पे मतलब ये हो गया कि सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलें, चाहे आलू हो, चाहे साग सब्जी हो, चावल हो, मटर हो, दाल हो, सभी का अचानक में अगर उत्पादन बढ़ जाए तो कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति हो गई। क्या क्रांति हो गई, इंद्रधनुषी क्रांति हो गई। बादामी क्रांति, अच्छा काली क्रांति, काली क्रांति का मतलब होता है बायोडीजल। ध्यान रखें, बायोडीजल नहीं दे रखा होगा उसने तो उसने पेट्रोल दे रखा होगा, एक ही बात है। काली क्रांति का मतलब किससे होता है, बायोडीजल से। बायोडीजल का मतलब क्या होता है, ये पेट्रोल का उत्पादक होता है, इसलिए कभी कभी बायोडीजल की जगह उसने दे रखा होगा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ जाए तो कौन सी क्रांति आ जाती है, काली क्रांति। अगर पेट्रोलियम पदार्थ नहीं देगा तो पेट्रोल दे रखा होगा, पेट्रोल नहीं दे रखा होगा तो बायोडीजल दे रखा होगा, एक ही बात है। इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, हम काली क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काली क्रांति। ओके, लिख लेना ये पीछे बैक करके। बादामी क्रांति किसे बोलते हैं, मसाला उत्पादन, मसाले का उत्पादन अचानक में बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, बादामी क्रांति बोलते हैं। अमृत क्रांति, यही क्वेश्चन कई बार आया है, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, पता नहीं कितने एग्जाम में आता है। अमृत क्रांति, सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जिस नदी को पानी की आवश्यकता है वह उस नदी में पानी छोड़ दिया जाता है। सभी नदियों को आपस में जोड़ देना, सभी नदियों को आपस में जोड़ देना, यह कौन सी क्रांति कहलाती है, अमृत क्रांति कहलाती है। ध्यान रखना, अमृत क्रांति। ग्रे क्रांति में आपको पढ़ा चुका हूं, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित होती है। कृष्ण क्रांति, देखिए फिर मैं बता रहा हूं, काली क्रांति बोल दो, काली क्रांति कौन से भगवान का रंग काला होता है, श्री कृष्ण जी का काला होता है। चाहे काली क्रांति बोल दो या कृष्ण क्रांति बोल दो या कान्हा क्रांति बोल दो, इन तीनों का संबंध होता है किससे, बायोडीजल से होगा या पेट्रोल से होगा या पेट्रोलियम पदार्थों से होगा। तो काली क्रांति भी वही चीज है, कृष्ण क्रांति भी वही चीज है, कान्हा क्रांति भी वही चीज है, और इनका संबंध किससे है, बायोडीजल या पेट्रोल का उत्पादन बढ़ जाए तो कहते हैं काली क्रांति हो गई, कृष्णा क्रांति हो गई, कान्हा क्रांति हो गई, एक ही बात है। हरित सोना क्रांति, बच्चों ध्यान रखें, ग्रीन गोल्ड क्या कहा जाता है, कई बार सीटेट में कहां का पूछा गया है, बांस का उत्पादन। ध्यान रखें, बांस का उत्पादन असम में बहुत होता है, असम के लोग बाग बांस के डंडे खड़े करके तब ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों हरित सोना क्रांति जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बांस के उत्पादन को बोलते हैं। किसके उत्पादन को बोलते हैं, बांस के उत्पादन को बोलते हैं, है ना। तो आप लोग मेरा बहुत अच्छा कहना मानते हो, क्योंकि आप लोगों ने कम से कम इसको समझने के लिए कमेंट भी आपने कम आ रहे हैं, समझे। ओके शिवानी पाटिल जी, क्लास पूरी हो गई है ना, 1 या 2 दिन का तैयार करेंगे, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। नोट्स में आपको बना रहा हूं, समझा के फिर मैं बता रहा हूं। अभी हम इससे काम चला रहे हैं, 2 दिन और रुक जाइए, 2 दिन के बाद इन सबको लिखवाऊंगा, साइड में समझाऊंगा आराम से। ये चीजें जल्दी जल्दी पढ़ानी की थी, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। मेहनत करो और रोजाना के 20-25 क्वेश्चन और उनका आंसर क्यों है ठीक, ये भी जानना जरूरी है। जल्दी जल्दी ये नहीं इसका आंसर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्यों ठीक है वो जरूरी है। और जो लास्ट में मैंने अभी करवाया है इसको उतार लेना नोटबुक पर बच्चों, ठीक है। तो आज आपने मेहनत करी और जो है अगर भूल जाओ किसी क्वेश्चन को तो पीछे बैक करके इसको देख लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, ठीक है।
है ना। पढ़ना कोई भी 12-1 बजे से पहले सोना नहीं, 12-1 बजे तक पढ़ना है सबको। 1 महीना बचा है, याद रखना, सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए और बहुत कुछ कवर करना है इसके अंदर आपको। कोई नहीं सोएगा बिल्कुल भी, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, है ना। गुड नाइट सबको, और सबको शुभ रात्रि। ओके बाय।